एक्सरसाइज जो है वो 3 था ना, क्या आपका पूरा हो गया? एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हुई? कोई डाउट्स है तो बताएंगे। क्या एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हुई? कोई डाउट्स भी है? नहीं है? एक्सरसाइज 3 में कोई डाउट्स है? 8 क्लियर कर लिए थे हम लोग। 11 9वां समझ रहे हो क्या? 9वां में ए दिख रहा है, 9वां भी क्लियर हो जानी चाहिए। हो गई ना? 9वां भी काफ़ी सिंपल है। 10वां हो गई? 10वां हो गई? थोड़ा चर्चा करते हैं 10वां के बारे में, कुछ विद्यार्थी का अगर डाउट्स होगा। एक मिनट हम थोड़ा सा 10वां के बारे में चर्चा कर देते हैं। 9वां तक तो चर्चा हो गई थी। तो ये जो मेरा 10वां क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, कह रहे हैं निम्नलिखित अवयवों को एक सममित और एक विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बन गई? बढ़िया है। जिनका बन गया बहुत बढ़िया बात है, जिनका नहीं बना वो देखेंगे। कह रहा है किसी अवयव को, थोड़ा सुनेंगे, और अगर आपकी क्लास हो गई है तो बदमाशी नहीं करेंगे। जिनका नहीं होगा उसकी मदद मिलेगी, उसको मदद मिलेगी। तो कह रहे किसी अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। याद है ना आप लोग को? तो एक काम करते हैं, जो ये 10th का जो है, क्या इसका कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा कर चुके थे? अरे भाई 10वां में जो कह रहा है एक सममित और एक विषम सममित के योगफल के रूप में लिखे, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? पिछले क्लास में चर्चा किए ना। उसका कॉन्सेप्ट ये है, ए जो है अवयव है 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। याद होगा? यही तो कॉन्सेप्ट है। आपको ये एक अवयव दिया हुआ रहेगा, चाहे ये 2x2 कोटि हो या 3x3 कोटि हो, ये दिया हुआ रहेगा ना। और आपको क्या करना पड़ेगा? इसी एक की मदद से आपको ये निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? और फिर ये निकालना पड़ेगा, ये सममित होगा और ये विषम। ये जो निकालोगे तो ये क्या होगा? सममित होगा, और ये जो होगा विषम सममित होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपको प्रश्न में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। हमें लग रहा है कि आज ये चीज आपसे हो जाना चाहिए, है ना। पहला प्रश्न में क्या है? आप 3, 5, 1 और -1 याद है? तो हम लोग क्या करते थे, इसका ए डैश निकालते थे, ए डैश निकल जाती थी। कितना? 3, 5 पहला पंक्ति, 3, 5 स्तंभ, 1 -1, ए डैश निकल गए। उसके बाद हम ये निकालते थे, याद होगा? ए प्लस ए डैश 1/2 ये निकालते थे। और आगे हम इस प्रकार के सवाल को नहीं बनाना चाहेंगे, कि कैसा सवाल हम बना चुके अच्छे से, बहुत अच्छे से। अगर आपको आपत्ति है तो पिछले वाला क्लास को देखिए, पिछले वाला क्लास में देखेंगे ना, सेम टू सेम सॉल्व किया गया। हो जाएगी? सबका हो गया ना? हो समझ? सेम टू सेम चीजें दिख रहा है आपको। तो इसमें कैसा सवाल है? इसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए 4 सवाल है। अरे भाई एक सवाल में हम लोग सीखते हैं, एक सवाल बनाते हैं ना तो हम बस सीखते हैं, और बाकी 4-5 बनाने से प्रैक्टिस हो जाती है मेरी, मतलब भूलते नहीं है लंबा समय के लिए। तो इसमें 4 सवाल है ऐसा 1, 2, 3, 4, मतलब 10वां नंबर प्रश्न में 4 सवाल है, 1, 2, 3, 4। आप चारों को प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे पहले यही करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। समझ गए? चलिए बढ़िया है। ये सवाल हो गई। क्या ये सब आप लोग को हो चुकी है ना? ये हो चुकी है। चलिए बढ़िया बात है। थोड़ा सा 11वां नंबर पे आ जाते हैं। डाउट्स भी है? 11वां पे आते हैं। 11वां जो प्रश्न कह रहा है यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अगर ए और बी समान कोटि का सममित अवयव है, मतलब आपके पास 2 अवयव है ए और बी, वो सममित है और कोटियां समान है। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 2 अवयव है ए और बी, दोनों की कोटियां समान है और दोनों सममित है। पहले कंडीशन को समझ जाइएगा, सवाल को समझोगे तभी तो बना पाओगे ना। मतलब इस प्रश्न में आपको बोल रहा है आपके पास 2 अवयव है, और ये प्रश्न नहीं दिया हुआ है, ये आपको लेना पड़ेगा अपना मन से। लेकिन कैसा लेना पड़ेगा पढ़ते हैं। आपके पास 2 अवयव आपको लेना है, ए और बी नाम रखना है। दोनों अवयव की कोटियां सेम होना चाहिए। 2-2 होगा तो 2-2 होगा, 3-3 होगा तो ये भी 3-3 होगा, और दोनों सममित होना चाहिए। फुल स्टॉप। कैसा अवयव आप लेंगे समझ में आई? सवाल बोल रहा है दोनों अवयव की कोटियां समान होनी चाहिए और दोनों सममित अवयव होना चाहिए। क्या सममित अवयव लेना आता है आपको? यस। अरे भाई सममित अवयव कैसे लेते आपको याद होना चाहिए।
तो कह रहा है ए और बी दो अवयव लेना है और दोनों सममित लेना है। बढ़िया बात है, हम लिख लेते हैं। अब जो चीज़ हम बोले हैं वो लिख लेते हैं। मतलब आपको ए और बी लेना है, वो कैसा अवयव होना चाहिए? सममित अवयव जो है वो लेना है। मतलब ए और बी दो अवयव है, सममित अवयव। तो हमें पूछ रहा है ए बी माइनस बी ए इक्वल टू वाट। बहुत बढ़िया, ये हम नहीं कह रहे, प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है ना। मतलब ए और बी दो अवयव लीजिए, सममित होना चाहिए। तो जो आप लोगे उसको इसमें पुट करो, ए बी माइनस बी ए, और देखिए जो क्या निकल रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी मारेंगे। समझ गए सवाल? तो हमें अपना मन से यहाँ पे ए और बी, तो प्रश्न बोला ना जो ऐसा लेना है, लेकिन हम अपना मन से लेंगे क्योंकि प्रश्न नहीं दिया, प्रश्न ए बी दिया नहीं है, तो हमें अपना मन से लेना पड़ेगा। तो माना के लिखना पड़ेगा। सपोज मान लेते हैं। अब बताएं, ए लीजिए। अब 3 क्रॉस 3 कोटि लेना चाहोगे कि 2 क्रॉस 2? 2 क्रॉस 2 ही लीजिए, कैलकुलेशन आसान होगी जब अपना मन से ही लेना है। समान कोटि है तो लीजिए, सममित अवयव लेना है तो सममित लीजिए। तो 2 3 अगर डाले हैं तो 2 3 डालना पड़ेगा ना, और यहाँ पे कुछ भी डाल दो 5। सममित लिए, ये भी सममित लो बदल करके। जैसे 3 और 9 ले लेते हैं, तो 9 और यहाँ पे 2 रख दो। क्या दोनों अवयव हम सममित लिए? कोटियाँ समान है। अब नाउ अब मुझे पुट करनी पड़ेगी। अब मुझे ए बी माइनस बी ए निकालनी पड़ेगी। मतलब ए को पुट करते हैं हम लोग। ए कहाँ गया? 2 3 3 और 5, 3 9 9 और 2 माइनस बी ए, बी पहले लिखना पड़ेगा ना। 3 9 9 और 2, और ए कहाँ गया? 2 3 3 5। थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, समझ गए? तो ये मुझे लेना पड़ेगा, ए भी ले लिए। ठीक, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। गुना तो आपको आना चाहिए, गुना आना चाहिए, चलिए गुना करते हैं हम लोग। कैसे गुना? गुना होता है सबको, गुना आना चाहिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, 27 और 6 33। पहला पंक्ति पहला स्तंभ काम हो गया, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 18 और 6 24। सही है। दूसरा पंक्ति पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गई। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। 3 तिया 9 और 45, तो 45 और 9 54। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ हो गई, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। 9 तिया 27 और 5 दूनी 10, 27 और 10। ठीक है, मतलब ए बी निकल गई। अब माइनस, अब मुझे बी ए निकालना पड़ेगा। ये बी है ना, शुरू हो जाइए। 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, 27 और 6 33। 3 तिया 9, 9 पंचे 45, 45 और 9 54। सही है। 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 18 और 27। 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 18 और 27। जल्दी बता लो ना कुछ। 45। 9 तिया 27 और 5 दूनी 10। जल्दी बता दीजिए। क्या हम ए बी माइनस बी ए निकल गया? अब घटाइए। 33 से 33 गया 0, 24 से 54 गया, 24 से 54 माइनस बचेगा। मुझे माइनस 30 बचना चाहिए। 30 माइनस 30 है, प्लस 30। बढ़िया। प्लस 30, 54 से 45, है ना। और बताएं, पता है इसमें कहीं न कहीं तो माइनस प्लस में गलतियां हैं, आप वो चेक करें। हाँ बिल्कुल कहीं है, तो आप बताएं मुझे। ये बिल्कुल है, क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस 30 मिला ना, मुझे यहाँ पे प्लस 30 मिलना चाहिए। तो आप चेक करें, कहीं न कहीं तो गलती किए हो। पता आपको आंसर भी पकड़ में आना चाहिए। कहीं बताएं, यहाँ आपको प्लस 30 मिलना चाहिए, तो चेक करें। यहाँ वाला स्टेप को चेक करते, यहाँ वाले स्टेप, समझ गए ना। इसको ऐसे नहीं गुना करेंगे,
सिर्फ बाकी सब सही है, सिर्फ यहाँ वाला में लोचा है। चेक करिए, 9 तिया 27, 45, 3 तिया 9 और 45, सही है। उधर वाला में 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 24। बिल्कुल आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। घटाइए, ठीक है। कैलकुलेशन समझ गए? जहां वाला स्टेप में लोचा होगा सिर्फ वही वाले स्टेप को देखेंगे। मतलब आप ए बी माइनस बी आप निकाले हो और आपको दिख रहा है क्या निकला है। थोड़ा बताइए तो उस आव्यूह का प्रकार क्या है? उस आव्यूह को देखें, जीरो कह रहा है, फिर जीरो कह रहा है। इस आव्यूह को देखिए, पहली बात तो विकर्ण जीरो है और अवयव जो है -30 तो +30। आपको नहीं लग रहा है विषम समित है? क्योंकि विषम समित की पहचान हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये कैसा आव्यूह है मेरा? ये है विषम समित। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, विषम समित है ये। आपका प्रश्न समझ में आ गया? 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। अगर ए और बी समान कोटि के समित आव्यूह हो तो ए बी माइनस बी है, क्या होगा? विषम समित होगा। फिक्स है। अब कैसा भी ए बी मान लो, आपको निकलेगा वही। समझ गया ना? मेन विकर्ण जीरो निकलेगा और यहाँ जो निकलेगा चिन्ह विपरीत मिलेगा। जिससे इसमें 30 निकला, किसी में 40-50 निकलेगा। आप चेंज करोगे तो ऑप्शन कौन सा आप में इसमें? ऑप्शन नंबर ए है। आप ध्यान से देख लोगे तो ये रहा सवाल नंबर 11। एक और है 12वां। क्या हो गई कि देखना चाहोगे आप लोग? हो गई तो जल्दी से आप इसको खाली करें, हम इसको भी देख ही लेंगे। जल्दी से खाली करिए पहले, सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगी। 12वां नंबर का है ना? 12वां नंबर में सिंपल प्रश्न है। ए बराबर क्या है मेरा? कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। और मुझे कह रहा है जो a प्लस ए डैश जो है वो आई, तो अल्फा बराबर वाट। देखो सिंपल फंडा, एकदम सवाल को समझिएगा। मतलब ये मेरा a दे रखा है और हमें ये दे रखा है। सुनिएगा ध्यान से, इसमें मुझे पुट करनी है। अल्फा का मान निकालने का ये एक समीकरण दे रखा है। तो सबसे पहले आप इसमें पुट कर लेंगे। ए की जगह पे a पुट करो, क्या? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा पुट कर लेंगे, प्लस ए डैश लिखना है। तो ए डैश मतलब इसी को ट्रांसपोज करके लिखते हैं। तो कॉस माइनस साइन पंक्ति है तो कॉस माइनस साइन को स्तंभ बनाएंगे। इस साइन कॉस पंक्ति, और अगर ये साइन कॉस पंक्ति है तो साइन कॉस को बनाएंगे स्तंभ। और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हम जानते ही हैं। 2 क्रॉस 2 कोटि का व्यू है तो 2 क्रॉस 2 कोटि का हम लेंगे। ठीक है, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। शुरू हो जाएंगे, देन जोड़ेंगे। गुना तो है नहीं, सोचना पड़ेगा। जोड़ काफ़ी सिंपल होता है तो जोड़ लेते हैं। आइए जोड़ते हैं। कॉस और कॉस, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन और साइन, ये जीरो हो जाएगी कट के, नहीं हो जाएगी? ये साइन और कट के जीरो हो जाएगी। और ये कॉस और कॉस कितना? 2 कॉस अल्फा, और ये 1001। क्लियर है? अब देखिएगा ये दोनों के बीच में समान का सिंबल आया। ऐसा सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहला एक्सरसाइज में। 2 आव्यूह समान हो गई ना, तो हम क्या करेंगे? देखिए ये और ये जीरो तो बराबर ही है, तो इसको आप इसके बराबर कर लें, इसको आप 1 के बराबर कर लेंगे। यह ना नियम होता है। अरे भाई ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक्स वाई का मान फाइंड करने के लिए यूज किए हैं ना पहले एक्सरसाइज में। तो हम क्या करेंगे? आव्यूह की समानता इस्तेमाल करेंगे। इसको हम 1 के बराबर करें, चाहिए दोनों एक ही चीज़ है। तो लिखेंगे ना, चूंकि 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो इसीलिए कॉस अल्फा बराबर 1/2। कॉस अल्फा बाई 1/2, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1/2। यही होगी? अब बताओ कॉस इनवर्स 1/2 का मान आपको पता है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग खत्म कर चुके हैं। बढ़िया। π/3 की π/6? 1/2 कॉस में कितना डिग्री का मान होता है? 60 का π/60 का होती है। अरे 60 का ना होता है। चलिए, तो ये हो गई हम लोगों की π/3। ऑप्शंस मैच कर लोगे। कौन सा ऑप्शन है? बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये आपका एक्सरसाइज खत्म हुआ। अभी तुरंत हम लोग 20 मिनट है न्यू एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। नई एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। बने रहें आप लोग, जल्दी से खाली करो, जल्दी से। आखिरी चलो, ये एक्सरसाइज आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। आइए 15 मिनट का समय का इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सरसाइज आपको परेशान करेगा, लेकिन अगर आप समझ जाते हो एकदम हलवा। सुनना शुरू करिएगा, बिना सुने हुए सवाल नहीं बना पाओगे। 1 मिनट, अभी तक मैट्रिक्स क्या था? जोड़ घटाव गुना कर लिए, काम हो गई। लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी। तो अगर आप नहीं सुनते हो, कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, समझे? तो अभी जो हम लोग का नया कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग इन्वर्स फाइंड करना है। मतलब अभी जो हम लोग अगला एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं वो कुछ ऐसा है, अव्यूह का प्रतिलोम। प्रतिलोम को ही हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम, समझ रहे हैं ना? अव्यूह का प्रतिलोम, इसको हम इन्वर्स कहेंगे। बहुत ध्यान से, प्रतिलोम बोलो, व्युत्क्रम बोलो, इन्वर्स बोलिए, समझ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले अव्यूह का प्रतिलोम, इन्वर्स। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत रिलैक्स्ड होके। एक लॉन्ग टाइप का सवाल रहता है 5 नंबर में। 5 नंबर में रहने की संभावना रहती है पूरा, और 2 नंबर में भी रहने की संभावना रहती है। अगर आपका अव्यूह 3x3 कोटि का है तो 5 नंबर में मिल सकती है, 2x2 कोटि है तो 2 नंबर में। ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनता है। तो यही चैप्टर है अव्यूह। बाकी सब जो पढ़ रहे थे एकदम बच्चा वाला था। आइए थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो अव्यूह का प्रतिलोम हम लोग पढ़ रहे थे, इन्वर्स। क्या होता है अव्यूह का इन्वर्स? मेरी बातों को थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझो। जैसे कि सपोज नॉर्मली अगर हम अंक से शुरू करते हैं, हम लोग अव्यूह का इन्वर्स समझनी है। नॉर्मली हम लोग अगर अंक से स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर हम बोलेंगे 4 का प्रतिलोम, 4 का इन्वर्स, तो 1/4 आप कहोगे। अगर 4 का इन्वर्स आप 1/4 कहोगे ना। 5/2 का इन्वर्स आप 2/5 कहोगे। इन्वर्स मतलब उल्टा, कोई दिक्कत नहीं होगा अंक। तो उसी प्रकार आप कह सकते हो 10 का इन्वर्स को 1/10 कह सकते हैं, इन्वर्स है ना। अब ये सब में कॉमन चीज आप देखेंगे, जो 10 और 10 का इन्वर्स, 10 और 10 का इन्वर्स को जब आप गुना करोगे, ये 8वां में हम लोग पढ़े थे, तो आपको 1 आएगा। 5/2 और 2/5 जब एक दूसरे के इन्वर्स को आप गुना करोगे तो 1 आएगा। 4 और 4 का इन्वर्स को जब गुना करोगे कितना आएगा? 1। मतलब कोई भी 2 आइटम्स अगर एक दूसरे का इन्वर्स है और हम गुना करेंगे तो मुझे 1 आना चाहिए। सिंपल है। ये 8वां में ही हम लोग पढ़े थे। अगर कोई 2 आइटम्स एक दूसरे का इन्वर्स है, कैसे साबित होगी इन्वर्स? अगर हमको नॉर्मली बोले जो 2A और B, 2 एक दूसरे का व्युत्क्रम है, साबित करें। आपको बोले जो XY, कोई 2 XY लेते हैं, X और Y एक दूसरे का व्युत्क्रम है, साबित करें। तो आप कैसे साबित करोगे? साबित करने के बाद आपको समझाना है सामने वाले को, तो आप सीधे बोलोगे, दोनों को गुना कर लीजिए, 1 आ जाएगी। यही ना साबित करने का? साबित करने मतलब सबूत देना। और सबूत क्या है? आप दोगे। तो अगर हम कहेंगे XY एक दूसरे का व्युत्क्रम है, साबित करें, तो आप कहोगे जो दोनों को गुना करेंगे और गुना करने के बाद 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो एक दूसरे का व्युत्क्रम है, अगर 1 नहीं आया तो एक दूसरे का व्युत्क्रम नहीं है। यहाँ पे हम लोग उसी प्रकार से कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं अव्यूह का व्युत्क्रम के लिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब आपको 2 अव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे कब? सुनिएगा मेरी बातों को। 2 अव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे कब? जब दोनों को गुना करेंगे और 1 आना चाहिए। और अव्यूह में 1 का काम करता है I। याद है I क्या है? अरे भाई I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, तत्समक अव्यूह। याद होगा हम लोगों के पास। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अव्यूह 1 0 0 1। ठीक है। तो ये जो है वो 2x2 कोटि का I है, समझ गए? और ये क्या है? ये है 3x3 कोटि का I। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका प्रश्न 2x2 कोटि में दे रखा है तो ये I आना चाहिए। अगर आपका प्रश्न 3x3 कोटि में है तो ये I आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो प्रश्न में आपको बोला जाएगा जो A और B 2 अव्यूह है और दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। दोनों एक दूसरे का
व्युत्क्रम है, साबित करें। तो अब क्या करेंगे, दोनों अवयव को गुना करना होगा और गुना करने के बाद आई आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? दो अवयव ए और बी, वैसे भी अवयव को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो ए और बी दो अवयव है जो एक दूसरे का व्युत्क्रम है, हम बोले साबित करके बताइए। तो आप क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे और गुना तो आपको आता है, और गुना करने के बाद आई आना चाहिए। आई आना चाहिए, अगर 2 क्रॉस 2 कोटि का तो ये आना चाहिए, 3 क्रॉस 3 कोटि तो ये आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये तो साबित करने का जुगाड़ हुआ ना। अगर कहेंगे ए और बी तत्समक है, साबित प्रतिलोम है, साबित करें तो गुना कर लोगे, आई आना चाहिए। लेकिन अगर हम आपको इन्वर्स निकालने के लिए बोले तो अभी तो ये साबित करने का जुगाड़ है जो आई आना चाहिए, लेकिन आपको इस प्रश्न में ये जो एक्सरसाइज है उसमें साबित वाबित कुछ नहीं करवाएगा, उसमें आपको फाइंड करनी पड़ेगी। एक अवयव आपको दे दिया जाएगा ए, एक अवयव ए दे दिया जाएगा आपको और कहा जाएगा जो ए का इन्वर्स जो है वो फाइंड कीजिए। समझ गए ना? ए दे दिया जाएगा और कहा जाएगा ए का इन्वर्स जो आप फाइंड करिए। मतलब एक अवयव दिया जाएगा और दूसरा फाइंड करना होगा। दूसरा ऐसा अवयव होना चाहिए ताकि जब ये और जो आप फाइंड करेंगे सो दोनों गुना होगी तो आई होना चाहिए। यही ना मतलब है, क्योंकि जो आपको दिया और जो आप फाइंड किए उसको गुना करने के बाद क्या आ जाना चाहिए, आई आना चाहिए, तब तो ये इन्वर्स माना जाएगा ना। कोई लोचा ना है? तो इसी चीज़ों से रिलेटेड आपका ये एक्सरसाइज है, बढ़िया एक्सरसाइज है, 2 दिन की क्लास चलेगी। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझे ना इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ने वाले हैं। इन्वर्स फाइंड करना होगा। आइए कुछ लिखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे इस चीज़ों के लिए बढ़िया से। चलिए तो थोड़ा देखते हैं। चल भाई, अब ऐसा कहा जाएगा, एक नॉर्मली कॉन्सेप्ट ले, सुनो सुनो सुनो। अवयव का प्रतिलोम में हम कहेंगे यदि अवयव ए का व्युत्क्रम बी हो तो, यदि अवयव ए का व्युत्क्रम बी हो, ध्यान से देखिएगा, यदि अवयव ए का व्युत्क्रम बी हो तो पता है क्या होना चाहिए, ए बी या बी ए ये दोनों को बराबर होना चाहिए आई। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। समझ गए? मतलब अगर अवयव ए और बी व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम बी होगा, कैसे, क्या कंडीशन होना चाहिए? बंद करो भाई, किसका फोन है भाई? है फोन बजा रहा है सब। तो ये ए का व्युत्क्रम बी है, कब होगा ए का व्युत्क्रम बी? जब ए को बी से गुना करोगे चाहे बी को ए से गुना करोगे आई होना। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में कितना बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव। ए को बी से गुना करे चाहे बी को ए से गुना करे, आप सिर्फ एक पक्ष को लेकर नहीं चलोगे। देखिए मेरी बातों को सुनिएगा, अंक में 2 गुने 3 और 3 गुने 2 अंक में ये दोनों बराबर होता है 6, नहीं बराबर हो गए? अंक में कर्मबिनी में, कर्मबिनी में मतलब ए बी है, क्या कर रहा है भाई बीच में? अंक में ए बी और बी ए ये दोनों बराबर होती है। लेकिन अगर हम आपको 2 अवयव दे, एक अवयव दे दिए ए और एक अवयव दे दिए बी, और हम आपको बोलेंगे ए बी और बी ए ज्ञात करें, तो क्या दोनों बराबर होगा? नहीं, बी ए नॉट इक्वल टू ए बी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस चीज़ों को भी आपको समझना पड़ेगा। जब 2 अंकों को गुना करते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम करके तो बराबर होती है, कर्मबिनी में बराबर होता है। लेकिन ए बी अवयव को और बी ओ को गुना करते हैं तो ये बराबर नहीं होता, हमेशा बराबर नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों बराबर होना चाहिए, और किसके बराबर होना चाहिए? आई के बराबर होना चाहिए। समझ गए? तो आपको ये याद रखोगे, ये बिल्कुल याद रखना चाहिए आप लोगों को। प्रॉब्लम्स? चलिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलो बढ़िया से, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब थोड़ा सा इस चीज़ों को देखोगे, सुनो 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 सुनो, किसी भी अवयव का व्युत्क्रम फाइंड करने के लिए, कंडीशन तो समझ गए व्युत्क्रम होने के लिए क्या होना चाहिए, लेकिन किसी भी अवयव का व्युत्क्रम फाइंड करने के लिए आपको कुछ रूल्स याद रखनी पड़ेगी, जिसको हम लोग कहते हैं संक्रिया। संक्रिया वर्ड को थोड़ा सा समझिएगा, समझ गए ना? संक्रिया को अंग्रेजी में हम लोग ऑपरेशन कहते हैं, संक्रिया को हम लोग अंग्रेजी में ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहेंगे संक्रिया, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन वो जो हॉस्पिटल में होता है,
ऑपरेशन होता है ना हॉस्पिटल में, उसी को हम लोग कहते हैं संक्रिया, मतलब ऑपरेशन का हिंदी वर्ड संक्रिया होता है। तो आपको कुछ ऑपरेशंस याद रखनी पड़ेगी। छेड़छाड़ मतलब जब किसी अवयव को इन्वर्स बनाओगे तो उसके साथ आपको छेड़छाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक अवयव में बहुत सारे अवयव होते हैं। पहले बता दो, ज़्यादा हम बोल रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा आपको प्रश्न में बोलना पड़ेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं पढ़ी, क्योंकि अवयव एक डिज़ाइन है ना, और डिज़ाइन में एक अवयव नहीं होता है। अगर 2x2 कोटि का अगर अवयव है आपके पास तो उसमें 4 अवयव पे काम करनी पड़ेगी। अगर 3x3 कोटि का है तो 9 अवयव नहीं होता है, समझे ना। तो इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा पार्ट वाइज बहुत अच्छे से। बड मोबाइल बज रहा है भाई आज। क्लासरूम में सभी बच्चे मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड में रखें। मेरा मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड में रहता है एकदम हमेशा। हमें लग रहा है बहुत पढ़ लिए हो, थोड़ा सा 1 मिनट की ब्रेक ले लो। ब्रेक लेने के लिए बोले थे, मौन व्रत धारण करने के लिए नहीं बोले थे। स्कूल में आपको याद होगा, कभी बचपन वाली चीज़ें थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। स्कूल में कभी कभी कोई डेथ कर जाता है, कोई पुराने टीचर्स ही या कुछ है, तो आपको याद होगा हम लोग बड़ी खुश होते थे। आप लोग नहीं खुश होते थे? मतलब स्कूल में अगर कोई मरा पुराने टीचर्स तो काफ़ी खुश होते थे, क्योंकि छुट्टी होना, मौन व्रत धारण करके छुट्टी। और मौन व्रत प्रार्थना के टाइम में पहले सूचना मिल जाता था, आज फलना आदमी ना, फलना बाबू है, पूर्व टीचर थे और उनकी डेथ हो गई, तो सारे बच्चे 2 मिनट के लिए मौन व्रत धारण कर लेगा। और मौन व्रत में जो मज़ा आता था ना, जैसे मौन व्रत में लाइन लगा हुआ है और सब मौन व्रत, हम लोग को क्या बचपन मौन व्रत बुझने आ रहा है, सब चुप चुप सर्दी सब आँख बंद करके। जब सब आँख बंद कर ले ना तो हम लोग आँख खोल के देख रहे थे, कौन आँख खोल, ये देखते, मतलब सब आँख बंद कर ले, तो सब आँख बंद कर लिया ना तो हम लोग आँख खोल कर देखते थे कि कौन आँख खोल ले। तो जैसे हम देख रहे हैं ना वैसे औरों सब भी देख रहा है। तो एक दूसरे जैसे हम आँख खोल कर देखे कौन देख रहा है, तो वो भी हमको देख रहा है कि दोनों एक दूसरे का आँख मिला के फिर संठ नहीं होता ऐसे। और उसके बाद कोई एगो उसमें हंसा, बीच में कोई एगो हंसा, तो उसमें सब दो तीन बीच बस टीचर सब एकदम कंट्रोल करने में रह जाते थे। तो मौन व्रत होती थी, कोई डेथ हो जाता था तो मौन व्रत नहीं धारण करनी है, सब सही सलामत है। आइए संक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो जब आपको किसी अवयव का इन्वर्स फाइंड करना होगा तो किसी भी अवयव का इन्वर्स 2 तरीका से हम लोग फाइंड करते हैं। एक तरीका होता है संक्रिया का इस्तेमाल करके, किसी भी अवयव का इन्वर्स फाइंड करने के लिए। कहा देखिए समझिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो लंबा होगा, तो आप 2 तरीका से फाइंड कर सकते हैं, एक संक्रिया का इस्तेमाल करके और एक होती है सहखंडज का इस्तेमाल करके, जो आप सारणिक चैप्टर में पढ़ेंगे। 2 तरीका से हम किसी भी अवयव का इन्वर्स फाइंड करते हैं, एक संक्रिया का इस्तेमाल करके और दूसरा सहखंडज का इस्तेमाल करके, जो अगला चैप्टर में पढ़ना है आप लोगों को, समझ रहे हैं ना, डिटर्मिनेंट्स। क्योंकि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स एक साथ पढ़ने की चीज़ होती है सारणिक चैप्टर में, तो हम उसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ झलक दे दिए ताकि आपके दिमाग में स्टोर हो रहा है, समझिए। तभी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, संक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान रखिएगा। तो संक्रिया का इस्तेमाल करके इन्वर्स फाइंड करना हम लोग सीखेंगे। तो कुल कितने संक्रिया पता है, किसी भी अवयव पे करने के लिए 3 संक्रिया अप्लाई कर सकते हो आप। यस, आप 3 प्रकार के संक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मतलब अवयव के साथ छेड़छाड़ करने का तरीका हो जाएगा 3। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, गणित के नियम के खिलाफ चला जाएगा, है ना। तो किसी भी अवयव पे संक्रिया करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए आप 3 प्रकार से ऑपरेशन कर सकते हो। पहला ये होता है जो आप किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में कोई कांस्टेंट से गुना कर सकते हो। समझ रहे हैं ना, इस चीज़ों को लिख भी लेना आप लोग बार बार मेरी बातों को। किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में कोई भी कांस्टेंट से गुना कर सकते हो। तो इसको हम भाषा में नहीं भाषा में से बोल रहे हैं, लेकिन अप्रोच में लिखिए। हम लोग पंक्ति को आर से डिनोट करते हैं, पंक्ति को आर से डिनोट करते हैं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी भी पंक्ति में, जैसे माना कि मेरा मन किया यहाँ पे R1 मतलब पहला पंक्ति, तो उसी पंक्ति में हम क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं। इस चीज़ों को थोड़ा समझिएगा, लिखवाना था यहाँ पे लेकिन फिर भी हम नहीं लिखवाएंगे, ध्यान सुनिएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे भाषा में, R1 में, ऐसे इसको पढ़िए, R1 में एक कांस्टेंट K, इसकी जगह कोई भी अंक हो सकता है, से गुना करके हम R1 की जगह पे ही लिख दें। थोड़ा सा ये दिमाग पे चढ़ने में लोचा हो जाएगा। इसको क्या पढ़ोगे, इसको क्या बोलोगे, दूसरा पंक्ति में 2 से गुना कर दिए और उसको दूसरा पंक्ति का स्थान पर ही लिख दिए।
आराम से सुनिए, पहले रिलैक्स होके। अभी सवाल पूछने लायक दिमाग में कुछ गया नहीं जो सवाल पूछ रहे हो, 5 मिनट बाद पूछिएगा। सवाल पूछने के लिए भी थिंकिंग जनरेट होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। तभी सवाल पूछने लायक बनबो नहीं किए हो, थोड़ा अंदर जाने दो। इसको क्या बोलेंगे? तीसरा पंक्ति में 5 से गुना करके तीसरे पंक्ति के स्थान पे लिख देना है। मतलब अगर आप किसी पंक्ति पर छेड़छाड़ करते हो तो वो पंक्ति बदल जाएगी ना, है ना। तो यही कैसे बदलेगी, इसको आप बोलेंगे तीसरा पंक्ति में हम 5 से गुना कर देंगे और उसको तीसरा पंक्ति की जगह पर ही रख दें। मतलब अगर तीसरा पंक्ति 1 1 1 है तो वो तीसरा पंक्ति 5 5 5 हो जाएगी। अगर तीसरा पंक्ति 1 2 3 है तो वो 5 10 15 हो जाएगी। 5 से गुना होगा नहीं, 15 हो जाएगी। तो इसको आप मैथमेटिकली ऐसे लिखोगे कि लिखने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि जो संक्रिया आप करने वाले वो पहले लिखना पड़ेगा, जो हम ये इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे नहीं बचपन में दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखते थे, हरों का परिमेयकरण करने पर लिखना पड़ता था ना, तो ये चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, तब वो चीज़ें करना पड़ेगा। तो वो लिखना आना चाहिए आपको मैथमेटिकली अप्रोच में, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका हम थ्योरेटिकली अगर बोले तो ऐसा बोला जाता है, किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में। अभी तो पंक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप स्तंभ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि C1 में इसको क्या बोलेंगे? पहला स्तंभ, सी मतलब कॉलम, पहला स्तंभ में 3 से गुना करके वहीं पर रख दिए, वहीं पर मतलब वहीं पर। कोई दिक्कत? ऐसा ही होगी। अरे कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में गुना होगा ना वहीं पर रखा जाएगा, अलग नहीं रखा जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते जो पहला में गुना कर लिया उसको तीसरा स्थान पर रख दिए, ना 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 ना, जिसमें आप गुना कर रहे हो वहीं पर रखोगे, समझ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाषा में? किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में कोई कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं और वहीं पर रख सकते हैं। उसको लिखना कुछ ऐसा पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी आपका एक संक्रिया हो जाएगा। समझा रहे हैं आपको बढ़िया से। दूसरा संक्रिया कुछ ऐसा होगा, दूसरा संक्रिया ऐसा होता है जिसको पहले हम लिखना चाहेंगे, सुनिएगा मेरे ध्यान से। दूसरा संक्रिया ऐसा होगा, इसको थोड़ा सा देख लो। R1 इंटरचेंज R2, या हम ऐसे लिखेंगे R1 इंटरचेंज R3, डबल तीर, समझ रहे हैं ना। या हम ऐसे लिखेंगे C1 इंटरचेंज C2, ये डबल तीर को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरचेंज। मतलब R1 और R2 को बदल देना है, मतलब R1 के जगह पे R2 रख देना है और R2 के जगह पे R1 रख देना है। इसको इंटरचेंज कहते हैं, मतलब इसके जगह पे हो तो उसके जगह पे ये। ऐसा आप R1 R3 भी कर सकते हो। इसको हम भाषा में कुछ इस प्रकार से बोलेंगे, जो दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ को हम परस्पर बदल सकते हैं। कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ को हम परस्पर बदल सकते हैं, इसके जगह पे वो उसके जगह पे रख सकते हैं। ऐसा करेंगे क्यों, ये सवाल के साथ डिस्कस होगी। अभी हम ये बता रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्यों करेंगे, कब करेंगे, ये सवाल के साथ, समझ गया ना। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट जमा कर रहे हैं, यूटिलाइज बाद में करेंगे हम लोग इसका। क्लियर है? तो दूसरा छेड़छाड़ ये है, दूसरा ऑपरेशन ये है, जो आप किसी भी दो पंक्ति को या किसी भी दो स्तंभ को आप बदल सकते हो, एक दूसरे का जगह रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए तीसरा क्या है, तीसरा क्या है यहाँ पे लिखेंगे तीसरा। इसको थोड़ा नोट कर लेना आप लोग, नोट कर। अभी नहीं, अरे भाई हम लिख दिया ऐसे हट गए, समझ गए ना, देखोगे घर पे जाकर। और तीसरा संक्रिया कुछ ऐसा है आपका, तीसरा संक्रिया ऐसा है, उसको पहले लिखना चाहेंगे हम। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। सुनोगे? किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ सकते हैं कोई भी कांस्टेंट से गुना करने के बाद, और उसको वहीं पर रख सकते हैं। ऐसा इस्तेमाल आप कर चुके हो, लेकिन आप ऐसा इस्तेमाल को ना नाम नहीं जानते हो। आपको उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं, 2x + 3y = 6 और 4x + 9y = 15। ये दो समीकरण है, याद है? तो आप इसको हल करनी है, इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? या तो x को कटवाएंगे तो y को कटवाएंगे, है ना। तो आप कैसे करते हो? समीकरण 1 में 2 से गुना करके और समीकरण 2 से घटाना होगा, यही ना करते हैं। इसको भाषा में पढ़िए तो
किसी समीकरण में कोई कांस्टेंट से गुना करके किसी दूसरी समीकरण में जोड़ देना या घटा देना। क्या यहाँ पे घटाएं, कभी कभी जोड़ते भी ना हो, इसको क्या बोलेंगे? किसी समीकरण में कोई भी कांस्टेंट से गुना कर देना है और उसको दूसरा समीकरण में जोड़ देना है या घटा देना है। ये 2 से गुना कर रहे हैं, क्या हमेशा 2 ही से करते हैं? प्रश्न के हिसाब से कांस्टेंट से करते हैं। तो इसको भाषा में क्या बोलोगे? किसी समीकरण में किसी दूसरी समीकरण को जोड़ या घटा सकते हैं किसी भी चीज़ से गुना करने के बाद। कोई दिक्कत? ये भी कुछ उसी प्रकार का है। किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं कोई भी कांस्टेंट से गुना करने के बाद। सुनिएगा, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि इसमें वो चीज़ करके कहीं पे रखना पड़ेगा ना। अरे भाई, इसमें एक चीज़ अंतर है, इसमें किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को आप जोड़ दिए या घटा दिए, लेकिन ऐसा करने के बाद आपको इसको कहीं रखना पड़ेगा ना। तो इसको कहाँ रखना पड़ेगा? ये आपको दर्शाना पड़ेगा। मतलब R1 में हम R2 को जोड़ रहे हैं एक कांस्टेंट से गुना करने के बाद और उसको R1 पर ही रख रहे हैं, ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ या घटा सकते हैं। इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। सुनिए, जैसे हम इसमें लेंगे R2 में, सुनिएगा, इसको क्या कहोगे? R2 में हम R3 को जोड़ रहे हैं लेकिन उसको 3 गुना करने के बाद, और ये सब करने के बाद हम इसको R2 पर ही लिखेंगे। समझ गए? तो ये तीसरा संक्रिया है, किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ या घटा सकते हो। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 संक्रिया है जिसका इस्तेमाल आप लोग करोगे। इसको आप लोग लिख लोगे घर जा करके। समझ गए? इसको आप बिल्कुल घर जा करके एक बार प्ले करेंगे। 1 बजे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। समझ गए? 1 बजे आपको प्ले करके लिख लेंगे, आपको बढ़िया हो जाएगा। तो ये तीनों संक्रिया के बारे में हम लोग समझे। बस हम लोग अभी अधूरा चीज़ है, ये बिल्कुल अधूरा है, मज़ा आएगा कल। समझे? तो इसको खाली कर लेंगे, बस घर जी के लिए खाली हो गई।